हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो दूसरा चैप्टर हमारा चल रहा है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट क्लास में बच्चों हमने पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके मेरिट्स क्या होते हैं, उसके डीमेरिट्स क्या होते हैं। ये चीज़ हमने थ्योरेटिकली भी देखी थी और प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने देखा था, क्योंकि अगर सिंगल पर्सन बिजनेस चालू करता है तो उसको क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होता है। फायदे में हमने ये चीज़ देखी थी, सीक्रेसी मेंटेन रहती है, सारे डिसीजन वो खुद ले सकता है, सारा प्रॉफिट वो उसका होगा, कंट्रोल पूरा उसका होगा। लेकिन कुछ डीमेरिट्स भी हमने देखे थे कि पैसा भी लिमिटेड है, मैनेजरियल एबिलिटी भी लिमिटेड है, मर गया तो बिजनेस बंद हो जाएगा और नुकसान भी सारा उसी को उठाना पड़ेगा, रिस्क भी सारा उसी को उठाना पड़ेगा। तो ये हमने कुछ रिस्क देखे थे। इन दोनों को जोड़ दो तो बच्चों हमारे फीचर्स बन जाते हैं। इजी टू स्टार्ट, इजी टू क्लोज, रिस्क सारा उसका, प्रॉफिट सारा उसका, लॉसेस सारे उसके। तो वो सारे हमने फीचर्स देख लिए थे। और सोल प्रोप्राइटरशिप एक्चुअली होती क्या थी वो तो मैंने रिवाइज करवाया ही नहीं, कि जब कोई सिंगल पर्सन बिजनेस को ओन करता है, मैनेज कंट्रोल को और कंट्रोल करता है, बताया था मैंने, OMC, ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल करता है सिंगल पर्सन, उसको हम क्या बोलते हैं, उस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। ये चीज तो आपको क्लियर हो गई है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों वो क्या होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मैंने यही सोचा है कि आपको एक एक वीडियो के अंदर आधे घंटे या आधे घंटे से कम की हमारी वीडियो रहती है, इसके अंदर मैं आपको थॉरली अच्छे से चैप्टर पढ़ाऊं जिससे आपको याद भी हो। अच्छा, वन इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे मैंने आपको यह सेशन अपलोड किया आपके लिए, आप उसी सेशन को आज अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और उससे जस्ट पहले वाला टॉपिक रिवाइज कर लीजिए, तो उससे आपका चैप्टर बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज ये वाला चैप्टर देख रहे हो तो इसका पार्ट 1 भी आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो इससे हमारा बार बार रिवीजन हो जाएगा और मैं भी बार बार आपको रिवाइज करवाता रहूंगा, तो एग्जाम की तैयारी तुम्हारी हो ही जाएगी, बहुत आराम से हो जाएगी। मतलब जितना मैं डिटेल में समझा रहा हूँ उससे आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो सेशन है चैप्टर नंबर 2 का। सेकंड हम बिजनेस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने वाले हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। तो आते हैं, शुरुआत करते हैं बच्चों। ये हमने पूरा पढ़ लिया था, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, उसके फीचर्स, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले बच्चों हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। जरा मैं आप जूम कर चुका हूं बच्चों, जरा रीड करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि चल ये है क्या, एक्चुअली में ज्यादा जूम हो गया, ये है क्या, जरा बात करते हैं। क्या हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी बोलते हैं, HUF भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी बोलते हैं। अब क्या है, जरा इस पे बात करते हैं। देखो, ऐसा होता क्या है, आपने कभी देखा हमारा फैमिली बिजनेस चलता आ रहा है, कभी सुना या ना, फैमिली बिजनेस चलता आ रहा है। आपके पूर्वज चलाते थे, फिर आपके दादाजी चलाते थे, फिर आपके पापा चलाने लग गए और आप भी अब उसके अंदर पार्ट बन चुके हो। तो जो फैमिली बिजनेस होता है ना, जिसमें आज तक कभी भी बंटवारा नहीं हुआ होता, उस चीज को हम बोलते हैं बच्चों जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आई रिपीट, कोई भी ऐसा बिजनेस है जो पूर्वजों से चला आ रहा है, वही प्रॉपर्टी, पुरानी प्रॉपर्टी, उसी पे आप काम करते चले जा रहे हो, जो आपकी पूर्वजों की प्रॉपर्टी, और अभी तक आपका बिजनेस एक बार भी डिवाइड नहीं हुआ है। पहले दादा के दादा, फिर उनके पापा, फिर आपके दादा, फिर आपके पापा, सब बिजनेस में जुड़ते जा रहे हैं, उसको बोला जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ऐसा बिजनेस नॉर्मली इंडिया के अंदर ही पाया जाता है और ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ये हमारा सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप कंपनी, सब न्यू फॉर्मेट है। जो सबसे ओल्डेस्ट है वो हमारा यही फॉर्मेट है जो पूर्वजों से चला आ रहा है। ये चीज क्लियर हो गया। अच्छा, इसका कोई कानून है तो बच्चों ये हिंदू लॉ, जो भी हमारे कंट्री का जो हिंदू लॉ है, उससे ये रूल एंड रेगुलेशन उसके अंदर बनते हैं। ये आपको चीज समझ में आ रही है? ओके, तो एक बार डेफिनेशन रीड करेंगे और फटाफट से इसको समझेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो बच्चों डेफिनेशन क्या बोलती है, इट रिफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो, हर कोई बिजनेस क्या है, ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन बिजनेस इज ओन्ड एंड कैरिड। बिजनेस कौन, मालिक कौन है और बिजनेस चलाता कौन है, मेंबर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मतलब एक वो परिवार जो अभी तक डिवाइड नहीं हुआ है, उसके जब मेंबर्स, फैमिली मेंबर जब बिजनेस को चलाते हैं, तो उस बिजनेस को बोलते हैं हम बच्चों हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस या फिर HUF बिजनेस बोलते हैं। ये आपको चीज समझ में आ गई। ये इंडिया के अंदर ओल्डेस्ट फॉर्म है बच्चों, जो पुराना पाया जाता है। ये सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है, और जगह कंट्री में अब ये खत्म हो चुका है। ठीक है, हिंदू लॉ के द्वारा गवर्न किया जाता है, मतलब जो भी कानून है हमारा हिंदू लॉ, उसके अंदर बताया जाता है कि कौन क्या है, क्या काम कर सकता है, क्या उसके पावर्स होते हैं, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ठीक है, और अच्छा,
इसके अंदर मान के चलो आप पैदा हुए तो आप भी इसके मेंबर बन गए, द आंसर इज यस, आप उस बिजनेस के मेंबर बन गए। तो यहाँ पर बिजनेस का मेंबर बनने के लिए अलग से किसी को इनवाइट नहीं करना पड़ता, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती। जैसे ही आपका घर में जन्म हो गया आप उस फैमिली बिजनेस के पार्ट बन गए। ये चीज क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो मेंबरशिप होती है बिजनेस की बर्थ के बेसिस पर होती है। पर्टिकुलर फैमिली में आपका बर्थ हो गया तो मतलब आप उस बिजनेस के मेंबर बन गए। ये आपको चीज समझ में आ गई। बहुत ही सिंपल है, मैं वो फिर से रिवाइज कराता हूँ। अगर आपकी कोई फैमिली है जो एंसेस्ट्रल आपका जो बिजनेस चलता आ रहा है, उस प्रॉपर्टी पे जो बिजनेस चलता आ रहा है और आपकी फैमिली अभी तक भी डिवाइड नहीं हुई है, तो उसको बोला जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ये चीज समझ में आ गई? ओके। इसके अंदर हम बिजनेस के अंदर मेंबर कैसे बनते हैं बच्चों? अगर आपका उस घर में जन्म हो चुका है तो आप उस बिजनेस के ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाते हो। ये आपको चीज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, आगे रीड करते हैं। इस बिजनेस का हेड कौन होता है? तो हर किसी बिजनेस का हेड होता है। जैसे सोल प्रोप्राइटर में हमने एक हेड देखा था, जो ओनर होता है वही उस बिजनेस का हेड होता है, वही सारे डिसीजन उस बिजनेस से रिलेटेड लेता है। यहां पर क्योंकि फैमिली मेंबर्स बहुत सारे होते हैं तो यहां पर जो कोई हेड होता है, बिल्कुल सही, इस बिजनेस का हेड होता है। और कौन होता है इस बिजनेस का हेड? घर का सबसे बूढ़ा व्यक्ति, घर का सबसे बड़ा व्यक्ति, उसको हम बिजनेस का हेड बनाते हैं, या बाय डिफॉल्ट वही हेड माना जाता है। और उस हेड को, उस पोस्ट को नाम क्या देते हैं बच्चों? कर्ता। कर्ता का मतलब जो सारे मेन काम करता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? कर्ता। तो एक बार रीड करेंगे। द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली हु इज द एल्डेस्ट मेंबर। ठीक है, जो आपका हेड ऑफ द फैमिली है, जो आपका एल्डेस्ट मेंबर है फैमिली में, वो उसका कंट्रोल करेगा, उसको मैनेज करेगा, उसको हम कर्ता बोलते हैं। और बाकी मेंबर्स के इक्वल ओनरशिप राइट होते हैं ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एंसेस्टर्स। आई रिपीट, यहां पर क्या बात चल रही है? जो बिजनेस को ओन करेगा, जो फाइनल डिसीजन होगा वो कर्ता का होगा, लेकिन प्रॉपर्टी पे, जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, जो आपकी पूर्वजों की प्रॉपर्टी जो चली आ रही है, उस पर सारे फैमिली मेंबर्स के इक्वल राइट होंगे। ये चीज क्लियर हो गया? अगर मम्मी है, दादा है, दादी है, पापा है, चाचा है, चाची है, छोटे भाई बहन है, बड़े भाई बहन है, सबका इक्वल राइट होगा उस प्रॉपर्टी के अंदर, अगर वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की प्रॉपर्टी है तो, जो पूर्वजों से चली आ रही है। ये आपको चीज समझ में आ गई? ओके। और जो भी मेंबर्स ऑफ द फैमिली होते हैं ना, उनको क्या बोला जाता है बच्चों? ये नाम वन वर्ड में पूछा जा सकता है एग्जाम में, को पार्टनर्स। क्या बोला जाता है बच्चों? को पार्टनर्स। जो भी आपके फैमिली मेंबर जो होते हैं, जो बिजनेस के अंदर मेंबर होते हैं, जिनका इक्वल राइट होता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उसको बोला जाता है को पार्टनर्स। COPARCENERS, COPARCENERS, ये दे रखिए। मैं एक बार आपको जूम करके दिखा देता हूं बच्चों। ये लिखा हुआ को पार्टनर्स। ध्यान रखना, जो भी मेंबर्स ऑफ द फैमिली होते हैं जिनका इक्वल राइट होता है प्रॉपर्टी पे, उसको क्या बोला जाता है? को पार्टनर्स बोला जाता है। ये तो नॉर्मल टर्म हो गया और एग्जाम में 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये चीज क्लियर होगी? ओके। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। ये वीडियो बहुत छोटी बनने वाली, 20 मिनट से नीचे बनेगी और हमारा काम हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों फीचर्स की। फीचर्स ऑफ व्हाट? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। तो देखो, सबसे पहले फीचर क्या होता है? बिजनेस बनता कैसे? परिवार में कम से कम 2 जने होने चाहिए। ठीक है ना, कम से कम परिवार में 2 जने तो होने चाहिए। अगर सिंगल जना हुआ परिवार में, मतलब एक ही इंसान हुआ, परिवार ही नहीं हुआ, एक ही सिंगल इंसान हुआ, तो वो तो सोल प्रोप्राइटर बन गया। तो मतलब एटलीस्ट आपके परिवार के अंदर 2 लोग होने चाहिए। ये चीज क्लियर हो गया? और दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है? कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उनकी होनी चाहिए। एंसेस्ट्रल मतलब जो उनको अपने पापा से, दादा से, परदादा से जो प्रॉपर्टी मिली है वो होनी चाहिए। ये चीज क्लियर हो गई? आई रिपीट, सबसे पहले बोलता हूं, कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए फैमिली के अंदर। ठीक है, फैमिली के अंदर कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए और कोई पूर्वजों की कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तब जाके बिजनेस बनता है। कौन सा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ये आपको चीज समझ में आ गई? ओके। और दूसरी बात ये, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं चाहिए होता, कोई पेपर वर्क नहीं चाहिए होता इस फैमिली बिजनेस को बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी जो मेंबरशिप होती है वो तो बाय बर्थ ही हो जाती है, तो अलग से कोई मेंबरशिप सर्टिफिकेट, कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। और ये कौन से कानून के अंतर्गत आता है? तो वो लिखा हुआ बेटा, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इस नाम को एक बार आप अच्छे से याद कर लेना। ये फॉर्मेशन है कैसे बनता है? आपकी कम से कम फैमिली में 2 मेंबर होने चाहिए और दूसरी कंडीशन क्या? आपके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और ये कौन से कानून के अंदर आता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। और ऊपर मैंने बताया था सारे मेंबर्स को क्या बोला जाता है जिनका इक्वल राइट होता है प्रॉपर्टी पे? को पार्टनर्स बोला जाता है। ये चीज क्लियर हो गया? ओके। दूसरा, लायबिलिटी।
देखो यहाँ पर लायबिलिटी बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं जरा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। बच्चा आपको अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब तो हमने लास्ट क्लास में समझा दिया था कि पर्सनल प्रॉपर्टी भी आ सकती है। देखो एग्जांपल देते हैं, हमारा ये बिजनेस है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, ठीक है, HUF। इसके अंदर एक हमारे हेड है कर्ता, ठीक है, इनका नाम क्या है, कर्ता, इनकी पोस्ट का नाम है बच्चों कर्ता, इनका नाम कर्ता नहीं, इनकी पोस्ट का नाम है कर्ता। और बाकी मान के चलो फैमिली में बाकी सारे मेंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इनका एक सिंगल बिजनेस हो सकता है या इन सबका अपना पर्सनल कुछ प्रॉपर्टी भी हो सकती है? इनकी कुछ अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी हो सकती है और कर्ता की भी अपनी कुछ पर्सनल प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। राइटिंग में ध्यान रखना, मैं पर्सनल लिख रहा हूँ हर जगह, PERSONL शॉर्ट में लिख दिया पर्सनल, मतलब हर एक की पर्सनल प्रॉपर्टी भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब मान के चलो जो HUF है, ठीक है, उसकी जो लायबिलिटी है, वो कितनी है बच्चों, मान के चलो 12 लाख। कितनी है बच्चों, 12 लाख। और आपके जो HUF के सिर्फ और सिर्फ HUF की जो प्रॉपर्टी है उसकी जो कीमत है बच्चों वो कितनी है, 8 लाख। कितनी बच्चों, 8 लाख। तो मतलब ये कह सकते हो आपके पास जो असेट्स है टोटल HUF के पास वो है 8 लाख के, और जो आपकी जो लायबिलिटीज हैं HUF की वो कितनी है, 12 लाख की है। अब एक सवाल आता है, सर क्या हम पूरा पेमेंट कर पाएंगे? द आंसर इज नो। हम 4 लाख माइनस में चले जाएंगे, 4 लाख का पेमेंट हम नहीं कर पाएंगे। तो ये 4 लाख का पेमेंट कौन करेगा? ये 4 लाख का पेमेंट करेगा कर्ता। ये 4 लाख का पेमेंट कौन करेगा, कर्ता करेगा। और कहां से करेगा बच्चों, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से करेगा। ये आपको समझ में आया? सर इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को क्या करेंगे बेटा, इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। ये चीज समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के अंदर, तो जो कर्ता होता है उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर HUF के बिजनेस में एसेट्स कम पड़ गए तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी गिरवी रखनी पड़ेगी, उससे पैसा चुकाना पड़ेगा। बट जो बाकी अदर मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अब सर ये लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? हमने अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब तो समझ लिया कि घर की प्रॉपर्टी भी आ जाएगी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि बच्चों बिजनेस में जितना मेरा पैसा इन्वेस्टेड है, बिजनेस के अंदर, उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर, उस पर्टिकुलर HUF के अंदर मेरा जितना पैसा इन्वेस्टेड है सिर्फ उतना ही नुकसान होगा मेरा। मेरी पर्सनल कार, मेरा पर्सनल घर, मेरी पर्सनल ज्वेलरी, उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई रिपीट, मेरी पर्सनल कार, मेरी पर्सनल ज्वेलरी, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेंबर की। लेकिन कर्ता की कार, कर्ता की ज्वेलरी, कर्ता के बर्तन सब बिक जाएंगे अगर लायबिलिटी पूरी फुलफिल नहीं हुई तो। ये आपको चीज समझ में आ गई? तो मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, और लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है जितना पैसा आपका इन्वेस्टेड है उस प्रॉपर्टी के अंदर, जितना आपका पैसा बनता है उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर, सिर्फ उतना ही नुकसान होगा। आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन कर्ता की जो लायबिलिटी होती है बच्चों वो अनलिमिटेड होती है। मतलब क्या, कि उसकी जो बिजनेस में प्रॉपर्टी है, बिजनेस में जो पैसा है वो तो लगेगा लेकिन उसका पर्सनल भी लग जाएगा। ये आपको चीज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, ये वाला फीचर समझ में आ गया बच्चों, ये वाला सेकंड फीचर था, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। द लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स एक्सेप्ट कर्ता इज लिमिटेड। मतलब कर्ता को छोड़ के बाकी सारी लायबिलिटीज लिमिटेड है, और कर्ता की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। ये चीज क्लियर हो गया? और उन्होंने क्या बोला, टू द शेयर ऑफ को पार्टनरी। को पार्टनरी का मतलब क्या होता है? शेयर ऑफ को पार्टनरी, जितना बिजनेस के अंदर, जितना HUF के अंदर उनका हिस्सा बनता है सिर्फ उतना ही नुकसान होगा, बाकियों का नुकसान नहीं होगा। ये चीज क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। अब आता है बेटा तीसरे फीचर के ऊपर। तीसरा फीचर क्या बेटा, कंट्रोल। यहाँ पे कंट्रोल किसका चलता है? कर्ता का चलता है। सारे डिसीजन कौन लेगा? कर्ता लेगा। और कर्ता ने एक बार जो डिसीजन ले लिया वही फाइनल माना जाएगा। कोई मेंबर कितना भी बोले, कितना भी चिल्लाए, कोई सुनवाई नहीं है। ये चीज क्लियर हो गया था। पहला फीचर देखा, फॉर्मेशन, 2 मेंबर होने चाहिए फैमिली में, और एंसेस्ट्रल की पूर्वजों की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 से गवर्न करता है, मतलब इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे दे रखे हैं। लायबिलिटी कर्ता की अनलिमिटेड होती है, मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी जा सकती है, और बाकी मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो सकती, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जितना पैसा बिजनेस में बनता है उनका, जितनी प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा बनता है सिर्फ वही जाएगा। कंट्रोल मतलब कर्ता के पास रहेगा, सारे डिसीजन उस कर्ता के होंगे, सारे कंट्रोल कर्ता का होगा, और सारे डिसीजन बाकियों को मानने पड़ेंगे। यहां तक क्लियर हो गया?
बहुत बढ़िया। अब जरा बाकी के फीचर भी देख लेते हैं। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? अगर कर्ता मर गया तो बिजनेस बंद, एचयूएफ बंद। द आंसर इज नो। अगर कर्ता मर गया, सबसे एल्डेस्ट पर्सन मर गया, तो उसके बाद कोई तो बचेगा, उसको कर्ता बनाया जाएगा और बिजनेस कंटिन्यू होता चला जाएगा। और फिर जो नया कर्ता आएगा उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड बन जाएगी और बाकी की तो लिमिटेड है ही। ये चीज क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। लेकिन क्या बिजनेस बंद किया जा सकता है? द आंसर इज यस। जब सबकी कंसेंट होगी, सब एग्री करेंगे कि बिजनेस बंद कर दो, तभी बिजनेस बंद होगा, अदरवाइज बिजनेस बंद नहीं होगा। ये चीज समझ में आ गई? तो एक बार रीड कर लेते हैं। द बिजनेस कंटिन्यूज इवन आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता एज द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर टेक अप द पोजीशन ऑफ कर्ता। ये चीज समझ में आ गई? दस बिजनेस कैन हाउएवर बी टर्मिनेटेड, बिजनेस को बंद किया जा सकता है मतलब म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द मेंबर्स। म्यूचुअल कंसेंट का मतलब क्या होता है? जब आपस में एग्री कर जाएंगे तब हम बिजनेस बंद कर सकते हैं, अदरवाइज हम बिजनेस बंद नहीं करेंगे। जो नेक्स्ट एल्डेस्ट पर्सन होगा दादाजी के बाद, दादी जी के बाद, वो बिजनेस का कर्ता बन जाएगा, फिर उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड बन जाएगी। ये चीज क्लियर हो गया? ओके। क्या सर माइनर्स को मेंबर्स बनाया जा सकता है? अब सर ये माइनर क्या होता है? माइनर बच्चों, लीगल लैंग्वेज में माइनर का मतलब होता है जिसकी उम्र 18 साल से कम की होती है, उसको लीगल लैंग्वेज में माइनर बोला जाता है। और जिसकी उम्र 18 साल या 18 साल से ऊपर होती है उसे मेजर बोला जाता है। ये चीज क्लियर हो गया? तो क्या हम माइनर को बिजनेस मेंबर बना सकते हैं? द आंसर इज यस, क्योंकि बिजनेस में मेंबरशिप बाय बर्थ मिलती है। Therefore, minors can also be the members of the HUF business. ये समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। रीड कर लेते हैं। द इंक्लूजन ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स इनटू द बिजनेस अकर्स ड्यू टू द बर्थ इन द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बिजनेस में मेंबर कैसे बनते हैं? बर्थ से बनते हैं। देयरफॉर माइनर्स कैन आल्सो बी द मेंबर्स ऑफ द बिजनेस। आई होप ये आपको फीचर समझ में आ गए होंगे। पहला फॉर्मेशन समझ में आ गया, दूसरा लायबिलिटी समझ में आ गया, कंटिन्यूटी समझ में आ गया, माइनर मेंबर समझ में आ गया, आपको कंट्रोल भी आपको समझ में आ गया। तो सारे फीचर आपको समझ में आ गए। अच्छा, अब बात करते हैं मेरिट्स या डीमेरिट्स की। लेकिन मैं आपको बता दूं, सीबीएसई सिलेबस के अंदर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात नहीं हो रही है। मतलब सोल प्रोप्राइटर की मेरिट की बात हो रही है, पार्टनरशिप की मेरिट डीमेरिट की बात हो रही है, कॉर्पोरेट सोसाइटी की मेरिट डीमेरिट की बात स्पेसिफिकली लिखा गया है, कंपनी के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन एचयूएफ की मेरिट डीमेरिट की बात इन्होंने नहीं करी है। तो मतलब टेक्निकली ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन हम तब भी पढ़ रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है और शायद एग्जाम में आपके टीचर पूछ सकते हैं, तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन टीचर से पूछ लेना, सर आपने पढ़ाया, आप पेपर में दोगे कि नहीं दोगे। तो बात करते हैं फायदे क्या हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के। तो देखो, सबसे पहला कंट्रोल बड़ा इफेक्टिव रहता है। कि कर्ता के एंगल से बोला है, कर्ता एक सिंगल ओनर डिसीजन लेता है, ये समझ में आ गया? कर्ता सिंगल डिसीजन लेता है तो उसका कंट्रोल 100% है बिजनेस के ऊपर। कोई भी मेंबर और फैमिली मेंबर का जो बिजनेस में मेंबर है वो उसके कंट्रोल को चैलेंज नहीं कर सकता, उसके डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकता। एक बार जो उसने बोल दिया वो पत्थर की लकीर मानी जाएगी और ये डिसीजन होगा। ये चीज क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। रीड कर लेते हैं। द कर्ता हैज एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर। एब्सोल्यूट का मतलब होता है 100% डिसीजन मेकिंग पावर उसी के पास है। दिस अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग मेंबर्स। मतलब क्या कि आप किसी को पसंद आ रहा है, किसी को वो डिसीजन पसंद नहीं आ रहा, वो कोई कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि वो इंटरफेयर कर ही नहीं सकते। ये चीज क्लियर हो गया? दिस आल्सो लीड्स टू प्रॉम्प्ट एंड फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग। मतलब इस चीज से आप आराम से अपनी मन मर्जी से और प्लस जल्दी डिसीजन ले सकते हो। दूसरा, कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। बेटा ये ऊपर वाले फीचर से पता लग गया हमको। कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस मतलब क्या? कर्ता की डेथ होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस बंद हो जाएगा, नेक्स्ट एल्डेस्ट पर्सन कर्ता बन जाएगा और बिजनेस कंटिन्यू हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गया? बिल्कुल सही। बिजनेस खत्म नहीं होगा, बस वही अगर सब कुछ एग्री कर लेते हैं बिजनेस बंद करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है। तीसरा, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। अब बेटा अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था लायबिलिटी के बारे में। कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ये सबसे फेवरेट पॉइंट है। ये मेरिट में दे रखा है तो इसलिए सिर्फ हम मेरिट वाली बात करेंगे। कर्ता की अनलिमिटेड होती है वो डीमेरिट वाली बात है, लेकिन सारे पार्टनर्स की लिमिटेड होती है, जितना उनका को पार्टनर का जितना शेयर होता है, तो वो इनका फायदा दे रखा है। एक बार रीड कर लेते हैं। द लायबिलिटी ऑफ ऑल द को पार्टनर एक्सेप्ट कर्ता इज लिमिटेड टू द शेयर इन द बिजनेस। मतलब क्या? जितना उनका बिजनेस में शेयर है, जितना उनका पैसा बनता है, सिर्फ उतनी ही लायबिलिटी है। पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई दिक्कत नहीं है, तो उनका जो रिस्क है वो कंट्रोलेबल रिस्क है। फोर्थ जो हमको एडवांटेज दे रखी है बच्चों, वो क्या? इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन।
मतलब क्या, देखो बिजनेस कौन चला रहा है, एक परिवार बिजनेस चला रहा है। तो जब परिवार बिजनेस चलाता है तो आपस में सबके लिए क्या होता है, एक सम्मान वाली बात होती है, सबके संग कोऑपरेट करके काम करता है, लॉयल्टी रहती है, मतलब किसी के अगेंस्ट में नहीं जाया जाता नॉर्मली। अलग एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, लेकिन नॉर्मली लॉयल्टी मेंटेन रहती है। तो ऐसे में जो फैमिली में जो कॉर्पोरेशन होता है, आपस में मिल बांट के काम करना होता है, वो बहुत ही इफेक्टिव रहता है। ये चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो एक बार रीड कर लेते हैं। Since the business is run by the members of a family, there is greater sense of loyalty towards each other. Okay, किसी को कोई धोखा नहीं देते नॉर्मली, एक्सेप्शन हर जगह। प्राइड इन ग्रोथ ऑफ बिजनेस लिंक टू द अचीवमेंट ऑफ फैमिली, ग्रोथ होगा तो फैमिली भी अचीव करेगी और अच्छा कॉर्पोरेशन भी मिलेगा सारे मेंबर्स में से। ये आपको चीज समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। तो अभी तक मैंने अभी क्या पढ़ा दिया बच्चों आपको, मैंने बता दिया आपको ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके मेरिट्स क्या होते हैं। और आज का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले बच्चों, उसके डीमेरिट्स क्या है, और डीमेरिट्स होते ही हमारे आज का सेशन कंप्लीट हो जाएगा और हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप प्लस एचयूएफ दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो जरा डिस्कस करते हैं। ओ माय गॉड, इस तरह 2 ब्लॉक्स खाली बेटा, अभी नोट्स कंप्लीट नहीं हुए। तो जैसे जैसे मैं नोट्स बनाता जाऊंगा आपको शेयर करता जाऊंगा। और अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में या फिर जो आपको ये लिंक दिखाई दे रहा है headmaster_सक्षम कत्याल, ये टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, सर्च कर आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और सेकेंडली अगर आपको मुझसे क्वेरीज पूछनी है, पर्सनली क्वेरी पूछनी है, तो यही सेम मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, आप वहां पर जाकर मुझे फॉलो कीजिए, वहां पर आप मुझको क्वेरी भेजिए, मैं आपको वहां पर परमानेंटली मतलब जल्द से जल्द मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। ये चीज समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, लिमिटेशंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहला लिमिटेशन क्या है बच्चों, लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब बच्चों क्या है, एक फैमिली है, एक फैमिली के अंदर लिमिटेड पैसा ही होगा ना, हद से ज्यादा पैसा तो होगा नहीं। एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी बिजनेस के अंदर तो आती नहीं, पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, वो अनगिनत थोड़ी ना होगी। तो इसके अंदर आपकी लिमिटेड रिसोर्सेज रहती है, आप उसको इतना इजीली एक्सपेंड नहीं कर सकते हो अनलेस आप उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दो। ये चीज समझ में आ रही है। तो आपकी जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी है वो लिमिटेड होगी, तो आपका बिजनेस भी लिमिटेड होगा, आपके पास लिमिटेड पैसा होगा। एक बार रीड कर लेते हैं। द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड कैपिटल एज इट मेनली डिपेंडेंट अपॉन व्हाट, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। मतलब आपकी जो बिजनेस की जो डिपेंडेंसी होती है वो पूर्वजों से जो प्रॉपर्टी आती है उसी पर डिपेंडेंसी होती है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी बिजनेस के अंदर नहीं होती। इसलिए आपका बिजनेस का जो एक्सपेंशन होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। दूसरा जो डिसएडवांटेज है बच्चों वो क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। कहने का मतलब क्या, वहां पर हमने फायदे में देख लिया था, बाकी मेंबर्स की तो लिमिटेड है, लेकिन यहाँ पे डिसएडवांटेज में उन्होंने लिख दिया कि अनलिमिटेड लायबिलिटी है कर्ता की। कहने का मतलब ये है कि पर्सनल प्रॉपर्टी कर्ता की चले जाएगी। मान के चलो बिजनेस के अंदर, वही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैं एक बार आपको फिर से दिखा दूं, एक सेकंड रुकना। जो मैंने आपको बच्चों एग्जांपल दिया था अभी थोड़ी देर पहले कि 8 लाख के एसेट्स थे, 12 लाख की लाइबिलिटी थी, 4 लाख कौन देगा, घर से लेकर कौन आएगा, तो वो कर्ता लेकर आएगा। फैमिली मेंबर कोई पर्सनल प्रॉपर्टी में से पैसा नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ कौन देगा, कर्ता देगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है कर्ता के लिए कि उसकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। एक बार रीड कर लेते हैं। द कर्ता is burdened not only with the responsibility of taking decision making of the business but also suffer with the unlimited liability। मतलब क्या कि कर्ता के पास एक तो बिजनेस चलाने की जिम्मेदारी, सारे डिसीजन लेने की जिम्मेदारी, बिजनेस को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी, और ऊपर से अनलिमिटेड लायबिलिटी के ऊपर भी उसको थोप दिया। मतलब क्या, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज किया जा सकता है। ये चीज क्लियर हो गया। अच्छा, तीसरा डिसएडवांटेज जो सबको लग रहा था थोड़ी देर पहले, डोमिनेंस ऑफ कर्ता। मतलब क्या, कर्ता के डिसीजन, कर्ता का कंट्रोल रहता है, कर्ता का डिसीजन फाइनल होता है, उसके डिसीजन कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सर अगर कर्ता मनमानी चलाए तो मनमानी करेगा, बिल्कुल करेगा, उसका डिसीजन है, 100% वो मनमानी करेगा। तो ऐसे में फैमिली मेंबर्स जो कभी अगेंस्ट में चले गए तो फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होना इजी है, और फैमिली में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सबको पता है बंटवारे होते हैं, तो बिजनेस भी बंद होने के कगार पर आ सकता है। तो एक बार रीड कर लेते पॉइंट को। द कर्ता इंडिविजुअली मैनेज द बिजनेस, मतलब वो अकेला बिजनेस को मैनेज करता है, और कभी कभार लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, जो मेंबर्स ऑफ द फैमिली होते हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और उस वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, और जो फैमिली है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। मतलब क्या, बंटवारे होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब बच्चों लास्ट चीज पढ़ने वाले हैं हम, वो है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। जैसे बच्चों हमने क्या देखा था,
उसमें सोल प्रोप्राइटर में भी हमने ये देखा था कि लिमिटेड मैनेजर स्किल्स होती है कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसको फाइनेंस भी देखना, उसको मार्केटिंग भी देखनी है, उसको सेल्स भी देखनी है, उसको परचेज भी देखना है, उसको अकाउंट्स वगैरह सब देखने हैं। क्या वो हर एक चीज में एक्सपर्ट हो सकता है? द आंसर इज नो। वो रेयर पर्सन हो सकते हैं लेकिन हर कोई नहीं हो सकता। तो बिजनेस में सारे डिसीजन लेने में उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो मतलब उसकी जो एबिलिटी है वो थोड़ी सी कम है। वैसे यहाँ पर उन्होंने बात बोली है कि सिंस द हेड इज करता, सारे डिसीजन उसके खुद के हैं, ये चीज समझ आ रहे हैं, तो वो एक्सपर्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता हर एक एरिया में। तो अगर वो हर एक एरिया में एक्सपर्ट नहीं है तो ये एक प्रॉब्लम की बात है। और उसने कोई गलत डिसीजन ले लिए बिना किसी से कंसल्ट करे तो बिजनेस को सफर हो सकता है, लॉसेस हो सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। एक बार रीड करते हैं। सिंस द कर्ता कैन नॉट बी द एक्सपर्ट इन ऑल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, हो नहीं सकता, रेयर केस अलग है, लेकिन हर कोई कर्ता एक्सपर्ट नहीं हो सकता। वो अकाउंट्स में भी एक्सपर्ट हो, वो मार्केटिंग सेल्स में भी एक्सपर्ट हो, वो परचेज करने में भी एक्सपर्ट हो, बिजनेस को मैनेज करने में भी एक्सपर्ट हो, वो एक एरिया में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो इन्होंने ये बोला गया है कि अगर उसने गलत अच्छे से डिसाइड नहीं किया और तो क्या हो सकता है? प्रॉफिट कम हो सकता है या नुकसान भी हो सकता है। ये आपको चीज समझ में आ गई? ओके। तो इसी के साथ एक बार मैं दिखा दूं कि अभी तक इन टोटल हमने क्या क्या पढ़ रखा है बच्चों। तो मैं दिखा दूं जरा इन टोटल बच्चों हमने क्या पढ़ा अभी तक। हमने अभी तक पढ़ लिया बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप, पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके फीचर्स क्या है, उसके मेरिट्स क्या है, उसके डीमेरिट्स क्या, मतलब क्या अगर मैं अकेला बिजनेस करना चाहता हूं तो उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, मुझे पता है। अगर मैं फैमिली बिजनेस का पार्ट बनना चाहता हूं तो बच्चों हमने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी पढ़ लिया और उसमें हमने ये देख लिया कि क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। तो अभी तक मैं ये कह सकता हूं कि आपके मन में डिसीजन आ रहा होगा सब कुछ भी हो जाए, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस तो मैं नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कर्ता की मनमानी चलेगी। बस एक फायदा है सर, लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी का क्या करूंगा जब मेरा डिसीजन ही चलेगा। तो ये चीज समझ में आई? तो अभी तक आप इन दोनों में कंपेयर करो तो आप बोलोगे सर सोल प्रोप्राइटर ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये चीज समझ में आ गया? अब जो नेक्स्ट सेशन पार्ट 3 में पार्टनरशिप की बात करेंगे और पार्टनरशिप में देखेंगे कि क्या चीज होती है, क्या उसका करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और फिर इन तीनों का एक नॉर्मल कंपैरिजन कर लेंगे जैसे अभी हमने इसका कंपैरिजन किया। तो टिल देन आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अननेसेसरी बाहर मत निकलिए, ठीक है? जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।